नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश शर्मा ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को याद होगा बेटा, हम लोग लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी के कुछ टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई बिहेवियर थेरेपी एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो बिहेवियर थेरेपी हम लोग दे रहे हैं, ये बिहेवियर थेरेपी के अंदर मैंने आपको बताया एवर्जन थेरेपी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आती है आपके। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फ्लडिंग आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा भी कुछ एक दो है, वो मैं आज आपको बताऊंगा, फिर आगे हम लोग और बात करेंगे। भाई देखो, बिहेवियर थेरेपी के कुछ टाइप्स आप बता रहे थे। टाइप्स बेसिक तो यही है जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन फिर भी एक दो टाइप और है जिनके बारे में आप बताइएगा। भाई बिहेवियर थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी में आप नेक्स्ट बताइए, जहां पर आपने बताना है रेस्पॉन्स शेपिंग। अब देखो, नाम से समझ में आ रहा है रेस्पॉन्स को सही आकार देना। अब ये रेस्पॉन्स शेपिंग वो थेरेपी है जो मेंटली चैलेंज या मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड को यूज करते हैं, जहां पर हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद उसको प्रॉपर असेसमेंट करते हैं, और किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो उसको पुनः रीट्रेनिंग देते हैं। और उसके जो कह सकते हैं कि उसकी हैबिट्स वगैरह हैं, उसको स्पून होल्डिंग, बैठना, चलना, जो भी जनरल उसकी हैबिट्स है उनको सही करने का प्रयास करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि रेस्पॉन्स शेपिंग और रेस्पॉन्स शेपिंग, तो पहला तो पॉइंट आपको यहां पर पता हो कि यूज किस प्रकार के मरीज में हो रही है। तो आपने यहां पर बताना है मेंटल रिटार्डेशन। भाई मेंटल जो रिटार्डेशन चाइल्ड होते हैं वहां हम लोग यूज करते हैं। जहां पर आपने बताना है कि भाई स्टेजेस, भाई वहां पर कुछ स्टेप्स यूज कर रहे हैं, तो आपने बताना है कि भाई सम स्टेप्स आर यूज वेयर ट्रेनिंग एंड retraining are provided to child। ध्यान से सुनना कि हम यहां पर जो रेस्पॉन्स शेपिंग बोल रहे हैं, उस रेस्पॉन्स शेपिंग में हम कह रहे हैं ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग के बाद अगर जरूरत होती है तो रीट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि बच्चे को सही उसकी हैबिट्स वगैरह सिखाई जा सके। उदाहरण के रूप में यहां पर आपने बताना है होल्डिंग स्पून, सिटिंग हैबिट्स वगैरह, जो भी हम लोग यहां यूज कर सकते हैं मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड में। कि मेंटल रिटार्डेड जो चाइल्ड होते हैं वो प्रॉपर रूप से खाना भी नहीं खा सकते, स्पून कैसे होल्ड करते हैं, बैठते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, मतलब सभी कुछ उसको जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है उससे रिलेटेड आत्मनिर्भर बनने के लिए उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, तो इसकी जो पहली स्टेप है, ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं कि अलग अलग स्टेप यूज करेंगे। स्टेप पहली, जहां पर हम लोग उसको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग टू चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग द स्पून। उदाहरण के रूप में आप बताएं कि सबसे पहले स्टेप में उसको क्या दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूल होल्डिंग की आपने ट्रेनिंग दी। जो सेकंड स्टेप हम लोग यहां यूज करेंगे उसमें उसको क्या करेंगे, असेसमेंट एनी चेंजेस इन हैबिट। उसकी जो आदत है उसमें किसी प्रकार का चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब सीधा सीधा है कि उसकी रेस्पॉन्स को देखेंगे। आपने पहले उसको ट्रेनिंग दी कि चम्मच को सीधे हाथ से पकड़ना है या जैसे पकड़ना है, फिर आप उसकी रेस्पॉन्स को देख रहे कि वो सही पकड़ पा रहा है या नहीं पकड़ पा रहा है।
फॉर एग्जाम्पल आप सीधा सीधा मतलब समझ लीजिएगा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद मान लीजिए आपका कोई टेस्ट लिया और टेस्ट में कोई कमी है तो पुनः आप लोगों को उसको जैसे बोलते हैं ना प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, तो आपने यहाँ पे बताना कि पहले आपने ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग के बाद में उसको वापस से असेसमेंट करना है, और अगर किसी प्रकार की डेफिशिएंसी रहती है तो यहां आपने तीसरी स्टेप यूज करनी है। और तीसरी स्टेप में क्या करना है, इफ एनी डेफिशिएंसी, अगर किसी प्रकार की डेफिशिएंसी रहती है देन प्रोवाइड रीट्रेनिंग टू चाइल्ड। तो आपने बताना है कि भाई सबसे पहले आप उसको ट्रेंड करेंगे, ट्रेंड करने के बाद उसकी रेस्पॉन्स को असेस करेंगे, रेस्पॉन्स में कोई कमी होती है तो उस रेस्पॉन्स को सही आकार देने का प्रयास करेंगे, और ऐसी ही थेरेपी रेस्पॉन्स शेपिंग कहलाती है। ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया है, जनरली एग्जामिनर तो सिर्फ इतना सा पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी आर यूज इन द पेशेंट ऑफ मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड, कि मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड में कौन से प्रकार की बिहेवियर थेरेपी यूज करते हो, तो आपने सीधा सीधा बता देना है रेस्पॉन्स शेपिंग। तो यहां तक आप बता सकते हैं। इसके अलावा भी आप और थेरेपी यहां बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपने बताना है भाई नेक्स्ट, और जिसके अंदर आपकी बहुत सारी हैं, जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक। ये रिलैक्सेशन टेक्निक आपने नाम बहुत सुना होगा। रिलैक्सेशन जो टेक्निक है इसमें मेडिटेशन योगा वोगा हम लोग करवाते हैं। तो रिलैक्सेशन जो टेक्निक है यहाँ पर हम लोग मेडिटेशंस या क्या करवा रहे हैं बेटा, योगा करवा रहे हैं। मेडिटेशन या हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, योगा करवा रहे हैं। और जनरली आपको पता है कि रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स होती हैं ये जनरली हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कोई तनाव वगैरह है तो हम लोग इस थेरेपी को यूज कर सकते हैं, या किसी भी पेशेंट को कोई भी हाइपरटेंशन कार्डियक प्रॉब्लम्स है वहाँ पर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो हाइपरटेंशन वाले मरीजों में आप लोग यूज कर सकते हैं। तो मेडिटेशन योगा वगैरह हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता हो कि ये भी रिलैक्सेशन जो टेक्निक है, ये रिलैक्सेशन भी बिहेवियर थेरेपी का ही एक प्रकार है। तो यहां तक बताएं। इसके अलावा आपने यहां पे ध्यान देना है कि हम लोग इस बिहेवियर थेरेपी के अंदर ही यूज कर सकते हैं कुछ स्पेसिफाइड पॉइंट, कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि भाई आप ये जो थेरेपी है बिहेवियर थेरेपी, इस बिहेवियर थेरेपी में और भी आप यूज़ करते हैं। जैसे आप पीडीएम में पढ़ते होंगे या अलग अलग जगह आपने पढ़ा होगा, जहाँ जहाँ से भी आप अपनी स्टडी और कर रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो अटेंशन डेफिसिट वाला है उसको हम लोग रिवॉर्ड वगैरह दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, वो भी एक प्रकार का पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट बिहेवियर थेरेपी है। तो बिहेवियर थेरेपी का ही नेक्स्ट प्रकार बताओ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का सीधा सीधा मतलब है कि भाई गिव द रिवॉर्ड या अवार्ड फॉर चेंज द बिहेवियर और थिंकिंग ऑफ क्लाइंट। ध्यान देना कि हम लोग यहां पर रिवॉर्ड या अवार्ड देते हैं, और आपको पता है रिवॉर्ड अवार्ड मोटिवेशन, भाई आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है, और वही पुरस्कार जनरली कैसा कहलाता है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कहलाता है। और ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट बिहेवियर थेरेपी जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये स्पेशलाइज आप लोग यूज कर सकते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स में।
भाई अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी जो डिसऑर्डर है वहां पर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। मतलब बच्चों के अंदर अगर आपने कोई भी किसी प्रकार के चेंजेस लाने हैं, चॉकलेट टॉफी वगैरह आप देते हैं, तो ये क्या है, ये एक प्रकार के पॉजिटिव रिंफोर्समेंट कहलाते हैं। तो ये भी एक प्रकार की थेरेपी के रूप में उपयोग लिया जा सकता है। तो यहां तक आप ध्यान दें। इसके अलावा आपको यहां पर पता है, जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, उसको आप बोल सकते हैं कि आपको खेलने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, आपको स्पोर्ट्स में ये दिया जाएगा, या कोई भी ऐसा आप उसको लालच या बोल दो रिवॉर्ड आप लोग देंगे, और वही थेरेपी क्या कहलाती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो ये कुछ आपके प्रकार हैं जो बिहेवियर थेरेपी के अंतर्गत आते हैं। बेसिक यही है जो आप ध्यान दें। इसके अलावा आपने आगे बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट कौन सी थी, हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि ये जो थेरेपी है साइकोथेरेपी के कुछ टाइप, जिसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट था वो आपका बिहेवियर। इसके अलावा आगे आपने बताना है इंडिविजुअल थेरेपी। अब इंडिविजुअल थेरेपी का बेसिक मतलब क्या है, तो आप सीधा सीधा पॉइंट यहां पर बताएं कि भाई साइकोथेरेपिस्ट जो है एक समय में एक ही व्यक्ति को थेरेपी प्रोवाइड करवाता है, और वो क्या कहलाती है, इंडिविजुअल। तो आपने यहां पे बताना है कि थेरेपी इज प्रोवाइडेड टू ए सिंगल इंडिविजुअल पर्सन वंस ए टाइम बाय थेरेपिस्ट, कि थेरेपिस्ट के द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति को थेरेपी दी जाती है, और वो क्या कहलाती है, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी कहलाती है। ये जो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी है, तो इस इंडिविजुअल साइकोथेरेपी के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। भाई इंडिविजुअल साइकोथेरेपी के भी कुछ टाइप्स आप बताएं बेटा, जिसमें सबसे पहला और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका हिप्नोसिस। ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत, जिसको हम जनरली कहते हैं ना अपने वश में करना, वशीकरण जिसको कहा जाता है, तो हिप्नोसिस, और हिप्नोसिस जो वर्ड है वो हिप्नोस से लिया गया है, और हिप्नोस का बेसिक मतलब होता है सुपरफिशियल स्लिप। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि एक व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि आप किसी एक पॉइंट पर फोकस करें। आपने देखा है, फिल्मों में बहुत देखा होगा, ऐसे पेंडुलम को हिलाते हैं और कहते हैं इस पे फोकस करो, जिससे क्या होगा कि वो उसके ऊपर जब फोकस करेगा तो एक तो अटेंशन बनेगी, अटेंशन बनने के साथ में आप देखिएगा कि उसके जो मन के अंदर छुपी हुई रिप्रेस्ड इमोशंस है, या रिप्रेस्ड जो भावनाएं जिनको हम कहते हैं ना दबी हुई, जो अंदर दबी हुई भावनाएं, वो बाहर निकलेगी, और आपको विभिन्न प्रकार के सजेशन सुझाव दे करके आप उस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हो। और यही थेरेपी क्या कहलाती है, हिप्नोसिस। तो हिप्नोसिस जो सबसे पहले आपने बताना है कि थेरेपी किस व्यक्ति के द्वारा दी गई है, तो ये आप कह सकते हैं थेरेपी इंट्रोड्यूस बाय ये खाने वाली ब्रेड नहीं है भैया, ये नाम है कि हिप्नोसिस जो थेरेपी है वो ब्रेड नाम के व्यक्ति के द्वारा दी गई है, पहला पॉइंट। अब ये हिप्नोसिस क्या है, तो सीधा सीधा पॉइंट आप बताइएगा कि भाई इंटरनल, ध्यान से सुनना, इंटरनल और रिप्रेस्ड, रिप्रेस का मतलब मन में दबी हुई, तो इंटरनल और रिप्रेस्ड एंजाइटी आर ब्रिंग इन कॉन्शियस लेवल बाय
focus on object to increase the attention। ध्यान से सुनना कि यहां पर हम कह रहे हैं इंटरनल और रिप्रेस एंजाइटी आर ब्रिंग आउट इन द कॉन्शियस लेवल बाय फोकस ऑन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉर इंक्रीज द अटेंशन, कि यहां पर एक वस्तु विशेष पर फोकस दिलवाते हैं जिससे उस पेशेंट की अटेंशन बढ़ जाती है और मन में छुपी हुई दमित भावनाओं को बाहर निकाला जाता है, और वही थेरेपी क्या कहलाती है? हिप्नोसिस कहलाती है। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि रिप्रेस्ड और इंटरनल एंजाइटी को हम लोग बाहर ला रहे हैं कॉन्शियस लेवल के अंदर, और ये कैसे ला रहे हैं? उसको फोकस दिलवा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, वस्तु पर, जिससे उस व्यक्ति की क्या बढ़ जाएगी? अटेंशन बढ़ जाएगी और मन में छुपी हुई भावनाएं बाहर निकाली जा सकती है। अब इसी के अंदर आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग करते क्या हैं? तो आपने यहां पे बताना है कि भाई इसके अंदर मुख्य रूप से जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कि ये जो थेरेपी आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, इस थेरेपी को प्रोवाइड करवाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहां आपने बताना डिफरेंट टाइप ऑफ सजेशंस आर प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट, कि हम यहां विभिन्न प्रकार के सुझाव, जब वो कॉन्शियस लेवल पर आ जाता है, हमारे वश में आ जाता है, तो हम उसको विभिन्न प्रकार के सुझाव देते हैं एडजस्टमेंट के बारे में, कि आप किस तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं। भाई एक व्यक्ति है, एक जिसको कि तनाव हो रहा है, वो तनाव क्यों हो रहा है? या तो वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा, या तनाव इसलिए हो रहा है कि वो प्रॉपर रूप से उस वातावरण के प्रति सामंजस्य नहीं ला पा रहा है। मान लीजिए मैं हूं और मुझे जहां भी मैं काम करता हूं वहां मुझे तनाव है, तो या तो एक तरीका है कि मैं उस वातावरण को अपना लूं, या मुझे कुछ ऐसा आप लोग सलाह दें कि भाई काम करना भी जरूरी है इस वातावरण में, ठीक है आप किसी बात पे फोकस ना करें, आप तो सिर्फ अपना काम करें और जाएं। अगर मैं ये बात समझ जाऊंगा तब मुझे तनाव पैदा ही नहीं होगा। तो यहां ध्यान से सुनना, बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि डिफरेंट टाइप ऑफ suggestion and advice given to client for adjustment or change in his behavior। कि यहां पर, अब जैसे मैं आपको यहां पर बताऊं कि इसी प्रश्न को आपके एग्जामिनर ने पूछा और एग्जामिनर ने कहा कि भाई व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुने, यहां पर एग्जामिनर ने कहा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इन हिप्नोसिस, कि हिप्नोसिस में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो हिप्नोसिस में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप उसको अलग अलग प्रकार के सजेशन और एडवाइस देते हो जिससे वो अपने आप को उस वातावरण में क्या कर पाए? एडजस्ट कर पाए। तो ये पॉइंट ध्यान देना कि सबसे जो हाईलाइट पॉइंट है हिप्नोसिस का यही है कि थेरेपी में हम उसको सलाह देते हैं किस बारे में सलाह देते हैं? एडजस्टमेंट के बारे में। तो ये आप बता सकते हैं। और ये जो हिप्नोसिस आप यूज कर रहे हैं, किन किन प्रकार के मरीजों में इस प्रकार की थेरेपी यूज आती है? तो एक तो सीधा सीधा आपने यहां बताना है हिस्टेरिया, जैसे मुझे ध्यान है आपके ऋषिकेश एम्स ने इस प्रश्न को पूछा हुआ है। दूसरा पॉइंट आपने यहां पर बताना है कि भाई इसका हम लोग यूज ले सकते हैं एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर के अंतर्गत आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां बताएं कि भाई स्पेशलाइज्ड जो पॉइंट है वो हिस्टेरिया वाले मरीजों में हम लोग इस थेरेपी का यूज कर सकते हैं। यहां तक बताओ। नेक्स्ट आपने बताना है प्रकार पढ़ रहे हैं, किसके टाइप्स पढ़ रहे हो आप? इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। इंडिविजुअल में सबसे पहले हिप्नोसिस, नेक्स्ट आपने बताना है एब रिएक्शन थेरेपी।
क्या है ये एब्रिएक्शन थेरेपी बेटा? एब्रिएक्शन थेरेपी इज द पार्ट ऑफ हिप्नोसिस, बट ध्यान देना एब्रिएक्शन भी बिल्कुल हिप्नोसिस के ही समान है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर मन में छुपी हुई भावनाओं को, मन में छुपे हुए रिप्रेस्ड तनाव को, दमित भावनाओं को बाहर निकालने के लिए दवाओं का यूज लिया जाता है, जैसे नार्कोटिक टेस्ट। या आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक व्यक्ति दारू पी करके सच बोलता है, तो दारू पिला करके उसकी मन की बात को बाहर निकालते हो, वो भी एक प्रकार से एब्रिएक्शन थेरेपी है। तो यहां ध्यान से सुन लीजिएगा, एब्रिएक्शन थेरेपी और एब्रिएक्शन थेरेपी का बेसिक मतलब यहां यही है कि भाई इंटरनल रिप्रेस्ड anxiety bring in conscious level by the use of drugs या मेडिकेशन। ये सेम डेफिनेशन आपके लास्ट टाइम निम्हांस में पूछी गई है। ध्यान से सुनना कि यहां पर लास्ट टाइम जब निम्हांस का एग्जाम लगा तो निम्हांस ने सीधा सीधा कहा कि भाई इंटरनल एंजाइटी आर ब्रिंग आउट कॉन्शियस लेवल बाय द यूज ऑफ ड्रग्स, दैट इज नोन एज एब्रिएक्शन थेरेपी। और ये जो एब्रिएक्शन थेरेपी आप बता रहे हैं, ये एब्रिएक्शन थेरेपी उदाहरण के रूप में आपको याद आ जाना चाहिए, इसे हम बोलते हैं नार्को टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? नार्को टेस्ट बोलते हैं। और यहां पर जो दवाएं आप लोग यूज कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स, एग्जाम्पल जो मेडिकेशंस के हैं, वो कौन से प्रकार की मेडिकेशन आप लोग यूज करते हो? तो एक तो आपने बताना है थियोपेंटेन, सोडियम यूज कर सकते हैं। थियोपेंटेन नहीं हो, कैटामाइन नाम की दवा आती है, वो यूज कर सकते हैं। तो यहां आप बताइएगा कि ये जो थेरेपी एब्रिएक्शन थेरेपी है, इसमें हम लोग थियोपेंटेन जो दवा आती है वो यूज कर सकते हैं, कैटामाइन जो दवा आती है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, और मन में छुपी हुई बात को बाहर निकालते हैं। अब इस थेरेपी का जो उपयोग हो रहा है, किस प्रकार के मरीजों में आप इस थेरेपी को यूज करते हैं? तो थेरेपी तो यूज कई जगह हो रही है, लेकिन स्पेशलाइज जब एग्जामिनर आपको बोले तो आपने यहां बताना है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कि पोस्ट ट्रॉमेटिक जो स्ट्रेस डिसऑर्डर है वहां हम इसको सबसे पहली प्राथमिकता देंगे। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर यहां पर भी आप क्या बता सकते हो बेटा? हिस्टेरिया बोल सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि एक बार जब एग्जाम लगा ऋषिकेश, तो हिस्टेरिया के नाम से आपको थेरेपी को पूछा गया, कौन सी? जो इससे पहले मैंने आपको हिप्नोसिस बताया। लेकिन इसी प्रश्न को वापस जब एग्जाम लगा आपका भोपाल एम्स, और भोपाल एम्स में उन्होंने कहा, तो वहां ऑप्शन के अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक नहीं आया। उन्होंने कहा दवाओं का यूज करके हम लोग मन के तनाव को बाहर निकाल रहे हैं, जो कि थेरेपी आपकी है कौन सी? एब्रिएक्शन थेरेपी। तो मुझे बताओ किस में यूज आ रही है? तो पोस्ट ट्रॉमेटिक नहीं लिखा, तो वहां पर फिर सेकंड प्रायोरिटी क्या होगा बेटा? हिस्टेरिया। तो आप सोचो कि एक ही चीज को एग्जामिनर अलग अलग तरीके से यूज कर रहा है और पूछ रहा है। तो यहां तक आप बताएं। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, और इंडिविजुअल साइकोथेरेपी में हिप्नोसिस और एब्रिएक्शन। इसके अलावा एक और है जिसको आप ध्यान दीजिएगा, जिसे हम कहते हैं साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस सब लोग जानते हैं, इन्वेंशन बाय सिगमंड फ्रॉइड। इन्वेंशन बाय
भाई सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा साइको एनालिसिस दिया गया है। एक तो यही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि साइको एनालिसिस इज द इन्वेंशन या प्रपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो साइको एनालिसिस जो है वो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया है। अब सिगमंड फ्रॉइड ने जितने भी सिद्धांत दिए हैं उन सबका यूज उन्होंने यहां पर किया है उस व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए। अब ध्यान से सुनना कि सिगमंड फ्रॉइड ने जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म क्या, इड ईगो सुपर ईगो क्या, जितने भी थ्योरीज सिगमंड फ्रॉइड ने दी है उन सबका उपयोग लिया है व्यक्ति के अंदर से छुपी हुई भावनाओं को बाहर निकालने के लिए और उसके व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए। तो यहां पर आपने एक तो सबसे पहले बताना है भाई इस थेरेपी में आप इतना सा कह सकते हैं कि भाई साइको एनालिसिस नाम से समझ में आ रहा है बिहेव को क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हैं। तो यहां पर आप बताओ कि भाई डिफरेंट stages are used to analysis and modified the behavior of client। कि यहां पर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, उसकी थॉट को बदलने के लिए, उसके व्यवहार को चेंज करने के लिए अलग अलग स्टेप किसमें यूज की है, एनालिसिस के लिए और व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए, और वही साइको एनालिसिस कहलाता है। अब इतना तो सब जगह लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये स्टेप्स जब कोई एग्जामिनर अपनी हद पर पूछने पर आता है, क्योंकि ये ज्यादातर लोग पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग बुक्स में दिया हुआ है, तो वहां पर तो सिर्फ इतना है कि साइको एनालिसिस, लेकिन एग्जामिनर ने यहां पर पूछा हुआ है कि साइको एनालिसिस की स्टेप निम्न में से कौन सी नहीं है। तो साइको एनालिसिस की स्टेप अगर पता ही नहीं है तो कौन सी नहीं है तो हम बाद में बताएंगे। अब सुनना कि साइको एनालिसिस की जो स्टेप्स आप बोल रहे हैं, जिसमें सबसे पहली स्टेप आपने बतानी है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी, वो जब वी मेट आई थी करीना कपूर वाली, कि वो अपने मन में जो भी आता है गाली वाली बकती और फिर एकदम उसका तनाव लेवल कम हो जाता है। तो यहां पर आपने बताना है वैसी ही थेरेपी है पहली स्टेप, जिसे हम कहते हैं कि पेशेंट शुड बी अलाउड टू फ्री फॉर स्पीक दैट इज कम इन माइंड, कि जो भी उसके दिल और दिमाग में आता है वो खुल करके बोले। मान लीजिए मैं किसी से गुस्सा हूं या आप मुझसे गुस्सा हो और आपको लगता है यार मैं बोल नहीं पा रहा हूं, तो आप खुल करके 2 गाली बको, 3 गाली बको, 4 बातें बोलो, तो अपने आप हल्कापन महसूस होता है। तो वही चीज यहां पर है फ्री एसोसिएशन, जिसे आपने सीधा सीधा बताना है कि पेशेंट इज अलाउ टू स्पीक फ्रीली विच comes in his mind, it will help to bring out the stress। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जो मन में छुपे हुए तनाव है वो बाहर आ जाएंगे और पेशेंट को बिल्कुल फ्री छोड़ दो। और इसको हम लोग फ्री एसोसिएशन, ध्यान से सुन लेना कि फ्री एसोसिएशन आप कह रहे हैं, और ये कौन सी स्टेप है बेटा, साइको एनालिसिस की पहली स्टेप है, स्टेप 1। और स्टेप 1 किस नाम से जानी जा रही है, फ्री एसोसिएशन। तो पेशेंट को फ्री छोड़ो जिससे कि उसके मन का तनाव बाहर निकले। और हम करते क्या हैं, that is recorded
बाय थेरेपिस्ट। और जो भी मरीज बोलता है उसको क्या कर लिया जाता है, थेरेपिस्ट के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और इसी स्टेप को फ्री एसोसिएशन बोल रहे हैं। अब यही स्टेप का दूसरा नाम है, ध्यान से सुन लीजिएगा, कि कई बार एग्जामिनर इसको डेफिनेशन के रूप में लिखता है। वो कहता है, अब इसी को प्रश्न सुन लेना, वो यहां पर प्रश्न लिख देगा और कहेगा ए क्लाइंट इज अलाउ फ्रीली स्पीक एंड दैट इज रिकॉर्डेड बाय द थेरेपिस्ट। एक क्लाइंट है जिसको फ्री छोड़ दिया जाता है बोलने के लिए, और वो पूरी प्रक्रिया को थेरेपिस्ट रिकॉर्ड करता है। इसको हम क्या कहते हैं, तो ये जो फ्री एसोसिएशन है इसे हम कहते हैं आल्सो नोन एज कैथेरिक्स। कैथेरिक्स का मतलब है जैसे आप कैथेटर लगा के वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं, आप पेशेंट को एनिमल लगाकर स्टूल वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं, वैसे ही हम लोग उसको इस तरीके से छोड़कर उसके मन में, दिमाग में जो गंदगी भरी है उसको बाहर निकालते हैं। और ये क्या कहला रहा है, कैथेरिक्स के नाम से जानते हैं, और कैथेरिक्स के नाम से ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये तो हो गई आपकी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप पर आओ भाई, यहां पर आपने पहली स्टेप, दूसरी स्टेप जो हम कहते हैं वो है ड्रीम एनालिसिस। दैट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ साइको एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस, व्हाट इज द टाइप ऑफ ड्रीम्स, आर कह सकते हो कि पेशेंट कैसे सपने देखता है। जैसी हमारी थॉट है, जो हमारे मन में चल रहा है वैसे ही सपने देखते हैं, तो सपनों के बारे में पूछा जा सकता है। तो यह आपने बताना है, आस्क अबाउट ड्रीम्स। मरीज से सपनों के बारे में पूछ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है जहां पर आपने बताना है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तीसरी स्टेप है कि जो आपने देखा सुना उसको एनालिसिस किया, तुलनात्मक अध्ययन किया। नेक्स्ट है रीएश्योरेंस। रीएश्योरेंस का मतलब होता है सांत्वना देना। ध्यान से सुन लो। अब यहां पर है क्या, सबसे पहले मरीज के मन की बाहर बात निकाली तो तनाव तो थोड़ा वैसे ही कम हो गया। फिर आपने पूछा सपने आते हैं, कैसे आते हैं, क्या देखते हो सकता है वो अपने लाइफ का कोई गोल अचीव नहीं कर पा रहा और जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा हो, तो उसको सपने आते हैं, अरे यार मैं कुछ कर नहीं पाया, या कोई गलत जो भी है। तो यहां पर आप उससे वो सारी चीजें पूछोगे, उन बातों को एनालिसिस करोगे। अब जब मरीज का तनाव भी कम और फिर आप उसको थोड़ा सा और उसको प्यार से बात करेंगे, इसको बोलते हैं रीएश्योरेंस, सांत्वना देंगे। किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके मन में है आप बोल दीजिए, और जो आप कहोगे वो सीक्रेट रखूंगा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। इतने में तो वो बिल्कुल पूरे तरीके से पिघल जाएगा मरीज, और जब वो पूरे तरीके से पिघल जाएगा मतलब रीएश्योरेंस। और रीएश्योरेंस किस बात का है कि आपने यहां पर उसको बताना है कि डू नॉट फियर फ्रॉम एनीवन, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ऑल इंफॉर्मेशन विल बी सीक्रेट, सारी जानकारी जो आप मुझे दोगे वो बिल्कुल सीक्रेट रहेगी, आप उसको पूरे तरीके से आश्वस्त कर दोगे। इतने में तो उसके मन में जो भी है वो सब कुछ आपको बता देगा, और वो आपकी स्टेप है ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस का हिंतली मतलब है पारदर्शी, जिसके अंदर बाहर सब कुछ देख सको। अंदर बाहर सब कुछ देख सको का मतलब कि मरीज के अंदर जो छुपा हुआ मैल, गंदगी, दुख, दर्द, वो सब आपके सामने आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफेरेंस। कि ऑल इंफॉर्मेशंस, ध्यान से सुनना,
ट्रांसफेरेंस का मतलब है ऑल सीक्रेट एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय पेशेंट टू थेरेपिस्ट। एक ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्टेप ऑफ साइको एनालिसिस वेयर पेशेंट प्रोवाइड हिज सीक्रेट एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि साइको एनालिसिस की वो कौन से स्टेप है जहां मरीज अपनी सारी गुप्त पर्सनल बातें भी थेरेपिस्ट को बता देता है, ट्रांसफेरेंस। और लास्ट स्टेप जो आप बता रहे हैं वो आपकी है टर्मिनेशन। तो अब आप सोच लीजिए ये 6 स्टेज है, और इसी को जब ऋषिकेश एम्स ने पूछा तो पूछ लिया बताओ निम्न में से कौन सी स्टेज साइको एनालिसिस की नहीं है। इसका मतलब ये 6 स्टेज पता होनी चाहिए ना, तभी तो आप बताओगे कि कौन सी नहीं है। तो यहां तक आप ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग बात कर रहे हैं इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। और ये जो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी है ये जनरली आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां से जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है किस व्यक्ति के द्वारा दी गई है, एक पॉइंट, स्टेप कौन कौन सी है, कौन सी स्टेप कैथेरिक्स कहला रही है और कौन सी स्टेप में इंटरनल फीलिंग्स, कंप्लीट जानकारी वो दे रहा है। तो यह आप बता सकते हैं। तो अब तक हम लोग बात कर चुके हैं दो थेरेपी कौन कौन सी है, इंडिविजुअल और बिहेवियर। अब आगे आप बताओ, नेक्स्ट है इंटरपर्सनल। देखो इंटरपर्सनल कोई खास पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता हो, इसे आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। इंटरपर्सनल मतलब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में रिलेशन को बनाना। तो इंटरपर्सनल में एक तो आपने बताना है मैराइटल थेरेपी। क्या बोलेंगे बेटा, मैराइटल। अब मैराइटल का सीधा सीधा उदाहरण है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ये इस नाम से आपके आरपीएससी नर्सिंग ट्यूटर में आया हुआ है कि थेरेपी दैट इज यूज टू इंप्रूव द रिलेशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिश्तों को अच्छा बनाना है, कौन सी थेरेपी, मैराइटल थेरेपी। इसके अलावा आपने यहां पे बताना है फैमिली थेरेपी, और फैमिली थेरेपी का मतलब है कि बिटवीन द मेंबर्स ऑफ फैमिली। अब फैमिली मेंबर के बीच में रिश्तों को अच्छा बनाना, लेकिन यहां स्पेशलाइज जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है उस प्रश्न की विशेषता क्या है, तो एग्जामिनर कहता है कि वो साइकोथेरेपी कौन सी है जो हेल्थ मेंबर्स के बीच या हेल्थ टीम के बीच में रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए यूज करते हैं, तो वो फैमिली थेरेपी, या फैमिली नहीं तो इंटरपर्सनल थेरेपी। तो आपने बताना है यूज फॉर इंप्रूव रिलेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ हेल्थ टीम। तो ध्यान दें, इंटरपर्सनल थेरेपी और इंटरपर्सनल में आप कह रहे हैं फैमिली, और फैमिली का मतलब परिवार, हेल्थ टीम भी तो एक परिवार है, प्रोफेशनल टीम, तो वो आप बताओ। हस्बैंड और वाइफ बोले तो मैराइटल। तो यहां तक आप बताएं। इसके अलावा ग्रुप थेरेपी, ध्यान से सुनना। अब देखो ग्रुप थेरेपी आप कह रहे हैं, तो ग्रुप का सीधा सीधा मतलब है कि थेरेपी शुड बी प्रोवाइडेड मोर देन 2 क्लाइंट एट ए टाइम। तो यहां पर आपने बताना है, जैसे हमने इंडिविजुअल पढ़ा था ना, और इंडिविजुअल में कहा था एक समय पर एक ही व्यक्ति को,
तो ग्रुप का मतलब है थेरेपी जो दी जा रही है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों को। तो आपने बताना है कि थेरेपी शुड बी प्रोवाइडेड मोर देन 2 क्लाइंट वंस ए टाइम। एक बार में जो थेरेपी दे रहे हैं वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों को दी जाती है। ग्रुप थेरेपी जो दी जा रही है वो किस प्रकार के व्यक्तियों में आप यूज कर सकते हो? तो ग्रुप थेरेपी एक तो यूज कर सकते हैं एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट में भी यूज कर सकते हैं। ग्रुप थेरेपी जो आप लोग यूज कर रहे हैं, हमने कहा कि अल्कोहलिक पेशेंट में आप यूज कर सकते हैं। ग्रुप थेरेपी जो यूज की जा रही है वो डिप्रेशन में भी यूज आ सकती है। लेकिन इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्सनल प्रॉब्लम्स। अब पर्सनल प्रॉब्लम का मतलब है जरूरी नहीं है कि वो मानसिक रोगी हो, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए भी हम लोग, जैसे आपको पता है पर्सनल प्रॉब्लम का उदाहरण आप यहां पे कह सकते हैं गाइडेंस फॉर जॉब, काउंसलिंग रिलेटेड हो सकती है। भाई आप कोई भी गाइडेंस ले रहे हैं वो भी एक प्रकार की ग्रुप थेरेपी ही है। तो यहां ध्यान से सुनना, ग्रुप जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। भाई ओनली मेल के ग्रुप हो सकते हैं, मेल और फीमेल के ग्रुप्स हो सकते हैं, कपल्स हस्बैंड वाइफ के ग्रुप हो सकते हैं, ग्रुप कैसे भी हो सकते हैं। अब यहां पर आपने बताना है कि ये जो ग्रुप हैं, एक ग्रुप के अंदर आपने कहा गाइडेंस, काउंसलिंग, पर्सनल प्रॉब्लम, अल्कोहलिक पेशेंट। अब ये जो पर्सनल प्रॉब्लम रिलेटेड आप पॉइंट बता रहे हैं, इसमें उदाहरण और दे सकते हैं, जैसे ये आपके लास्ट टाइम पे रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है, एक कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, और मैथमेटिक प्रॉब्लम। सीधा सीधा टर्मिनोलॉजी है कि एक क्लाइंट हैव द प्रॉब्लम रिलेटेड टू कैलकुलेशन। एक व्यक्ति गणित के नाम से डरता है, एक व्यक्ति गणित के सवाल देखते ही उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, उसको भी हम लोग गाइडेंस काउंसलिंग करते हैं, और वो जनरली टर्मिनोलॉजी ए कैलकुलिया कहलाती है। ए कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आप बता सकते हैं, या आप कह सकते हैं। इसके अलावा उदाहरण में ही आप बता सकते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब है रीडिंग राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। तो आप सोचो कि प्रश्न तो इनमें से आना है भाई, डिसलेक्सिया, रीडिंग राइटिंग। आप देखो बहुत लोग ऐसे हैं, पढ़ते तो हैं, निमोनिया को पी निमोनिया बोल रहे हैं, क्या है पढ़ रहे हैं, या अटक अटक ए ये बै, मतलब वो प्रॉपर रीडिंग नहीं कर पा रहे, प्रॉपर लिख नहीं पा रहे हैं, और वो जो प्रॉब्लम है वो डिसलेक्सिया कहलाती है। तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हम उस पेशेंट को ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड करवा सकते हैं। यहां तक आप बता सकते हैं। ग्रुप थेरेपी जो आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसमें एक पॉइंट आ जाता है, नंबर ऑफ पेशेंट इन ए ग्रुप, कि एक ग्रुप में कितने मेंबर, तो 8 और अधिकतम बोले तो 12। ये भी आपके आरपीएससी नर्सिंग ट्यूटर में आ चुका है। 8 से 12 मेंबर इस ग्रुप में हो सकते हैं, या बताओ। और ये जो ग्रुप थेरेपी आप दे रहे हैं, इसका ड्यूरेशन ध्यान देना कि ड्यूरेशन अगर कहा जाता है तो 1 से लेकर के 2 घंटे का हो सकता है, जबकि मैं आपको बता दूं इंडिविजुअल का ड्यूरेशन 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे का होता है। तो ये तो ग्रुप का है, लेकिन मान लो आपको आ जाता है
इंडिविजुअल जो थेरेपी थी ना, उसका क्या पूछ लिया जाए आपको, ड्यूरेशन पूछ लिया जाए इंडिविजुअल थेरेपी का, तब आपने बताना है 45 मिनट से लेकर के 1 आवर हो सकता है। तो ध्यान से सुने कि ड्यूरेशन कितना है, कितनी देर दे रहे हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सभी पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो यहां तक आप बता सकते हैं। चलो खैर, यहां तक आप बताओ। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपने बताना है भाई, ये तो हमने बात की डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपी, जिसके अंदर मैंने आपको मेन क्लासिफिकेशन बताया था बिहेवियर थेरेपी के बारे में, इंडिविजुअल थेरेपी के बारे में, इंटरपर्सनल थेरेपी के बारे में, और जो हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट आपने बताना है अदर्स। अब अदर्स बहुत सारी हैं, जिसमें सबसे पहले माइल्यूथेरेपी। देखो माइल्यूथेरेपी शॉर्ट स्वीट एक ही शब्द में यहां पर बता दूं, माइल्यू का मतलब है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मॉडिफाई करते हैं, वातावरण बदलते हैं, और वातावरण बदल के भी व्यक्ति के थॉट व्यवहार को परिवर्तन किया जा सकता है। माइल्यूथेरेपी, और माइल्यूथेरेपी जिसे हम लोग एनवायरमेंटल थेरेपी के नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज एनवायरमेंटल थेरेपी। और ये किसके द्वारा इन्वेंशन की गई है, तो नाम आएगा मैक्सवेल, इन्वेंशन बाय मैक्सवेल। ये मैक्सवेल वो नहीं है जो क्रिकेट खेलता है, ये मैक्सवेल है साइकोलॉजिस्ट। तो आप बता, माइल्यूथेरेपी एनवायरमेंटल थेरेपी बोलते हैं, और ये वो थेरेपी है जहां पर आप देखते हैं कि व्यक्ति के वातावरण को चेंज किया जाता है। अब आप यहां पर प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो आपने बताना है कि भाई एनवायरमेंट इज मॉडिफाइड या चेंज ऑफ ए क्लाइंट फॉर चेंज द बिहेवियर ऑफ पेशेंट, कि पेशेंट के व्यवहार को बदलने के लिए उसका वातावरण बदल दो। आप कई बार कहते हो ना यार तनाव बहुत है, डिप्रेशन है, चलो कहीं बाहर घूम करके आते हैं। मान लो एग्जाम की डेट आ रही है, नहीं आ रही बहुत दिनों से, तो वो भी तनाव का काम कर देता है। अब डेट आ गई है तो भी तनाव है, तो पढ़ते पढ़ते कुछ समय हम कहते हैं चलो यार घूम आता हूं, चाय पियाता हूं, घूम लेता हूं, थोड़ा सा वातावरण बदल लो। तो वातावरण बदलने से भी व्यक्ति का व्यवहार बदलता है। अब ये जो थेरेपी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उदाहरण के रूप में आप बताओ कि यहां पर अगर पेशेंट डिप्रेशन का है, तो डिप्रेशन के पेशेंट को आप देखते हैं कि डिप्रेशन का पेशेंट अंधेरे में रहता है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, समाज से दूर रहता है, मतलब सीधा सीधा बोल दो अकेला रहता है। तो ऐसे मरीज को आप लोग उस वातावरण से लेकर दूसरे ऐसे वातावरण में लेकर के जाएं जहां लाइट हो, शोर शराबा हो, पब्लिक हो, तो अपने आप उसके व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन। तो यहां पर आपने बताना है प्रोवाइड स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट टू द डिप्रेसिव पेशेंट। डिप्रेसिव पेशेंट को स्टिमुलेटिंग का मतलब है लाइट, शोर शराबा, तो वहां पर लेकर के जाए। और इससे ही हम लोग, ध्यान से सुनना, जहां डिप्रेशन की बारी आती है तो इसी प्रश्न को एग्जामिनर कई बार आपके सामने लेकर के आता है, और एग्जामिनर यहां पे कहता है कि लाइट थेरेपी इज यूज्ड for
विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट। ध्यान देना, यहां कह रहे हैं लाइट थेरेपी। लाइट थेरेपी का मतलब है कि डिप्रेशन वाले मरीज को उजाले में लाओ, अंधेरे में मत रहने दो, भीड़ भाड़ में लाओ, शोर शराबे में लाओ। और ये थेरेपी स्पेशलाइज्ड यूज किस प्रकार के मरीज में हो रही है? डिप्रेशन वाले मरीज में हो रही है। तो ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं अदर्स में, तो आपने यहां पर बताना है बिब्लियोथेरेपी। बिब्लियोथेरेपी हम बात कर रहे हैं अदर्स थेरेपी दैट इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट, कि साइकेट्रिक पेशेंट के मैनेजमेंट में कौन कौन सी थेरेपी यूज करते हैं। तो यहां बताओ बिब्लियो, जिसे हम कहते हैं एक्टिविटी थेरेपी, आल्सो नोन एज एक्टिविटी थेरेपी। एक्टिविटी थेरेपी के नाम से जानते हैं। और ये एक्टिविटी थेरेपी के उदाहरण हो सकते हैं राइटिंग थेरेपी। ध्यान से सुनना, अभी एक्टिविटी में ही राइटिंग थेरेपी है। और राइटिंग थेरेपी जो आप यूज कर रहे हो बाइपोलर डिसऑर्डर्स में यूज कर रहे हैं, जिससे अटेंशन बढ़ेगी। अगर बाइपोलर नहीं लिखा है तो फिर डिप्रेशन बताना है। तो आपने बताना राइटिंग थेरेपी यूज इन बाइपोलर डिसऑर्डर पेशेंट। बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज करते हैं, ये है पहली प्राथमिकता। अगर ऑप्शन में ये नहीं हो, ध्यान से सुन लेना कि पहली प्राथमिकता बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज कर रहे हैं, अगर नहीं तो फिर सेकंड प्रायोरिटी किस में दोगे? डिप्रेशन वाले मरीज में। अब ये डिप्रेशन वाले मरीज में क्यों बोल रहे हो? तो मैं आपको बता दूं, राइटिंग थेरेपी में इंटरनल फीलिंग्स पेपर के ऊपर आएगी, मन का तनाव भी कम होगा और आपको उसकी एक्चुअल कंडीशन भी तो पता चलेगी। इसका मतलब ज्यादा फायदा बेनिफिशियल राइटिंग थेरेपी डिप्रेशन में भी है और बाइपोलर में भी है, लेकिन प्राथमिकता बाइपोलर को आपने देनी है। तो ये आप कह सकते हैं राइटिंग थेरेपी बताओ। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप कह सकते हैं ऑक्यूपेशन थेरेपी। अब ऑक्यूपेशन थेरेपी में क्या बताएं, आपको यहां ट्रेनिंग दी जाती है फॉर दी अर्निंग दी मनी। तो आपने यहां बताना है प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर अर्न दी मनी फॉर हिज डेली रूटीन लाइफ, और जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात सुन लो, उदाहरण के रूप में आपने बताना है अगरबत्ती वगैरह बनाना, मैट वगैरह बनाना, चटाई वगैरह बनाना। भाई यहां पर अलग अलग प्रकार की जो मैट वगैरह होती है, मैट को बनाने के लिए मैट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, आपके जो मोमबत्ती कैंडल वगैरह है उसको बनाने के लिए सलाह दे, कैसे तैयारी करनी है वो पूरा। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जिसकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, या उनको जॉब नहीं मिलता है तो सुसाइडल टेंडेंसीज होती है। पैसा, क्या पैसा जीवन के लिए आवश्यक नहीं? आवश्यक है। और अगर पैसे की कमी है तो भी उसमें विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग पैदा हो सकते हैं। तो हम उन मरीजों को समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए, समाज में पुनः उनका सम्मान दिलाने के लिए विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग और जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, और वही थेरेपी कौन सी कहलाती है? ऑक्यूपेशन थेरेपी। तो ये अलग अलग प्रकार की थेरेपीज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन की है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम वापस मिलेंगे। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद।